नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाना है। रैयत, रैयत मतलब किसान। महाल, ग्राम समूह। निज, बागान मालिक की अपनी जमीन पर खेती। रैयती, रैयतों की जमीन पर खेती। यहाँ पर रिक्त स्थानों को करना है। यूरोप में नील उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश में नील की मांग क्या हो गई? औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन के खिलाफ नील बागान मालिकों खिलाफ हो गए थे। प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्ती। क्या है प्रश्न? अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार से थे। अस्थाई राजस्व, कंपनी के जमींदारों के लिए एक निश्चित राशि तय की गई जो उसे हर साल सरकार को देनी थी। यह राशि कभी भी बदलती थी। जमींदार की जिम्मेवारी, जमींदारों को किसानों से कर वसूल और उसे कंपनी को देने का काम सौंपा। जमीन पर सुधार की कमी, राजस्व की राशि इतनी ज़्यादा थी कि जमींदार अपनी ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। जमींदारी छीनना, अगर जमींदारी समय पर राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को छीन ली जाती थी और उसे नीलाम कर दिया जाता था। आगे है महलवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्ती के मुकाबले कैसे अलग थी। तो समझेंगे महलवारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य अंतर। महलवारी व्यवस्था 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेज ने उत्तर पश्चिम प्रांतों से शुरू किया और अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया। राजस्व अस्थाई और समय समय पर बदला जा सकता था। राजस्व अस्थाई था, इसमें कोई बदलाव नहीं होता था। गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने का जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर जमींदारों को राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। जमीन की माप और फसलों का आकलन किया जाता था। किसानों के अधिकारों की अनदेखी की गई और जमींदार का दबदबा बढ़ा। आगे प्रश्न है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुए दो समस्याएं बताएं। तो मुनरो व्यवस्था के मुख्य समस्याएं थी उच्च स्तर पर राजस्व दर। तो राजस्व क्या था? तो राजस्व की राशि बहुत ज़्यादा थी, किसान इसका अधिकतर दे नहीं पाते थे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। जमीन के उर्वरता की कमी, नील की खेती से जमीन बंजर हो जाते थे जिसके कारण दूसरी फसल उगाने में बड़ी मुश्किल होती थी। आगे प्रश्न है रैयत नील की खेती से क्यों कतराते थे। तो रैयत नील की खेती से कतराते थे क्योंकि कर्ज का जाल था, कम आय था, जमीन की हानि होती थी और ये जबरदस्ती होता था। कर्ज का जाल, बागान मालिक रैयत को कर्ज देकर अनुबंध या पट्टा कर लेते थे। इस तरह नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। यह कर्ज चुकाने के लिए रैयत बार बार नील उगाना पड़ता था। कम आय, नील की फसल की कीमत बहुत कम मिलती थी जिससे रैयत को नुकसान होता था। जमीन की हानि, नील की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी और दूसरी फसल उगाने में बहुत मेहनत लगता था। जबरदस्ती, बागान मालिक और गांव के मुखिया रैयत पर दबाव डालते थे कि वे नील की खेती करें चाहे वह न चाहें। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो बंगाल में नील का उत्पादन इन कारणों से खत्म हो गया। सबसे पहले था जमीन की उर्वरता की कमी। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाते थे जिससे दूसरी फसल नहीं उगती थी। कृत्रिम रंगों की खोज,
19वीं सदी में कृत्रिम रंगों की खोज के बाद नील की मांग कम हो गई। नील आयोग की सलाह। नील आयोग ने बागान मालिकों को जबरदस्ती करने का दोषी पाया और किसान को सलाह दी कि वे चाहे तो नील की खेती बंद भी कर सकते हैं। किसान का विरोध। किसानों ने बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन और उनमें उनमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना है। तो चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण जिला से हुआ। यह भारत में ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ बड़ा क्या था, आंदोलन था। उस समय नील बागान मालिक किसानों को कम कीमत पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। इससे किसान की हालत बद से बदतर हो गई। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया, किसानों को संगठित किया। गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने गांव जाकर उनकी शिकायत दर्ज की और सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के तरीके से बागान मालिकों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यह किसान के लिए पहला आंदोलन था। यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह भी था। किसान का हौसला बढ़ा। उन्होंने किसान को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरित किया। नील आयोग का गठन। गांधी जी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक नील आयोग बनाया जिसे किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। बागान मालिकों को जबरदस्ती बंद करने और किसान को उचित मुआवजा न देने का आदेश दिया। इससे क्या हो गया, एक लहर दौड़ी। इस आंदोलन की सफलता के बाद इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में एक बड़ा कदम था। आगे प्रश्न है, भारत की शुरुआती चाय कॉफी बागान का इतिहास देखें। ध्यान दें, इन बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूर के जीवन में क्या समानता या फर्क थी। उत्तर लिखेंगे, भारत में चाय और कॉफी बागान के मालिक। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में चाय और कॉफी के बागान शुरू किए। खासकर असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में चाय की खेती असम में 1830 के दशक में शुरू हुई, जबकि कॉफी बागान कर्नाटक और केरल में पहले से थे। इन बागानों के लिए मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाया गया। उन्हें बेहतर जीवन का वादा किया गया, लेकिन हकीकत में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। चाय, कॉफी और नील बागानों के मजदूरों के जीवन की समानता। शोषण। दोनों ही बागानों में मजदूरों का शोषण होता था। उन्हें अपने काम मजदूरी नहीं दी जाती थी और काम ज्यादा कराया जाता था। खराब रहन सहन। मजदूरों को अस्वस्थ और तंग जगहों पर रहना पड़ता था। जबरदस्ती। नील की खेती के लिए किसान को अनुबंध के जरिए मजबूर किया जाता था, जबकि चाय कॉफी बागान में मजदूरों को ठेका प्रणाली के तरफ फंसाया जाता था। कर्ज का बोझ। दोनों ही मामलों में मजदूर कर्ज लेकर बंधुआ मजदूर में फंस जाते थे। इस तरह से हम लोग संपूर्ण प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद।